जादू को मिल जाए, खा पी कर उछल कूद करता है। ये मेरा पक्का दोस्त बन गया है। एक दिन दयाराम का इकलौता बेटा रजत गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसे कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने इलाज के लिए बहुत लंबा खर्चा बताया। दयाराम के पास इतने रुपए नहीं थे। उस दिन वह कुल्फी बेच रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत उदासी थी। दयाराम के प्यारे दोस्त बंदर चंपकलाल नीचे आ गए। दयाराम ने कुल्फी निकालकर उसके सामने रख दिया, लेकिन चंपकलाल ने हाथ नहीं बढ़ाया। चंपकलाल, कुल्फी खा लो। चंपकलाल ने फिर से कुल्फी नहीं खाई। दयाराम ने जबरदस्ती उन्हें कुल्फी दे दी। वे समझ गए कि इन्हें सही हाल बताना ही पड़ेगा। चंपकलाल, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसके इलाज में बहुत रुपए लगेंगे। मेरे पास थोड़े बहुत रुपए हैं। अब तो भगवान का ही सहारा है। चंपकलाल कुल्फी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर के बाद दयाराम घर की ओर जाना चाहते थे। इतने में चंपकलाल फिर से आकर खड़ा हो गया। चंपकलाल, कुल्फी खाओगे? चंपकलाल ने सर हिलाकर मना किया। दयाराम ने देखा कि चंपकलाल के हाथ में एक लाल कपड़े में कोई चौकोर वस्तु थी। चंपकलाल वह दयाराम को देकर उसे अपनी कुल्फी के साथ में रखने के लिए इशारा किया। दयाराम ने देखा लाल कपड़े में एक चौकोर बर्फ का टुकड़ा था। उसे उन्होंने कुल्फी के साथ रख दिया और चंपकलाल को एक कुल्फी दे दी। दयाराम ने दूसरे ही पल जब अंदर कुल्फी के बक्से में देखा तो चौंक गए। पूरा बक्सा कुल्फी से भर गया था। उन्होंने चंपकलाल की तरफ देखा तो वह हामी में सर हिला दिया। उस दिन से वह बर्फ ना तो पिघलता था न खराब होता था। सब कुल्फियां बढ़ाने का काम करता रहता था। दयाराम कुल्फी बेच बेच कर थक जाते थे और कुल्फी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। जितनी बेचते उतनी ही और आ जाती। दयाराम की लागत कुछ नहीं, लेकिन आमदनी कई गुना बढ़ गई। जादुई बर्फ के चमत्कार से वह बहुत सारी कुल्फियां दूसरी कुल्फी वालों को भी बेचने लगे। उसके मूल कुल्फी के बक्से का भंडार कभी भी कम नहीं होता था। अब दयाराम की अच्छी आय होने के कारण वह अपने बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने लगा। उसका बेटा भगवान की कृपा से ठीक हो गया। वह अपने घर में भगवान को प्रसाद चढ़ाकर मिठाई लेकर पेड़ के पास जाकर चंपकलाल को ढूंढने लगा। चंपकलाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वही लड़का दौड़कर दयाराम के पास आया। अंकल, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं चंपकलाल को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, ये लो मिठाई प्रसाद खाओ।
मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं चंपक लाल को भी प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। अंकल, आपके दोस्त चंपक लाल को खजूरा पकड़ कर ले गया है। बेटा, तुम बता सकते हो कि वो चंपक लाल को कहाँ ले गया है? अंकल, मैं खजूरा का घर जानता हूँ। वो यहीं पास में राम टेकरी पर रहता है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ ले चलूंगा। दयाराम उस लड़के के साथ खजूरा के घर पहुँच गए। कन खजूरा, अंदर है? अरे मेरा नाम कनखजूरा नहीं, खजूरा है। अच्छा अच्छा खजूरा भाई, हमारे चंपक लाल को लेकर आए हो? यहाँ आपका कोई चंपक लाल नहीं है। खजूरा अंकल, वो बंदर जो आपके घर के अंदर है, उसी का नाम चंपक लाल है। वो मेरा बंदर है, मैंने उसे पेड़ पर चढ़कर पकड़ा है। आपको ऐसे ही दे दूंगा, बड़ी अच्छी कीमत पर बेचूंगा। वो मेरा दोस्त है, उसका सौदा मत करो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए मिलेंगे? 1000 या 2000? मेरे दोस्त की कीमत मत लगाओ। मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगा। उसको मेरे सामने तो लाओ। खजूरा पैसा कमाने की लालच में मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह बहुत पैसों का सपना देखते हुए घर के अंदर चला गया। अरे मैंने तो उस बंदर को अंदर ही बांध कर रखा था, लेकिन न जाने कहाँ चला गया। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ अंकल, चोरी हो गई क्या? अरे बंदर चला गया और उसने मेरा हजारों रुपए का नुकसान करा दिया। अंकल, मैंने अंदर जाकर चंपक लाल की रस्सी को चाकू से काट दी और वो बाहर एक पेड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। खजूरा के किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलो चंपक लाल से मिलते हैं। दयाराम ने एक पेड़ पर चंपक लाल को देख लिया और इशारे से बुला लिया। चंपक लाल उसके कंधे पर आकर बैठ गया। ये लो, प्रसाद खाओ। तुम्हारी कृपा से मेरा बेटा भला चंगा हो गया। अब हमेशा मेरे साथ ही रहना, वरना कोई खजूरा फिर से पकड़ लेगा। दयाराम चंपक लाल और उसके लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते अपने घर की ओर चल पड़े। जादुई मिठाई। एक गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश के पास एक मिठाई की दुकान थी। वह स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। राजेश अकेला ही पूरी दुकान चला लेता था। सभी उसकी मिठाई को पसंद करते थे। दुकान अच्छे से चल रही थी। फिर समय के साथ साथ दुकान पर ग्राहक और बढ़ने लगे। तब राजेश ने सोचा, क्यों ना मैं एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रख लूं? वो मेरी मदद कर दिया करेगा तो दुकान चलने में आसानी होगी। यही सोचकर राजेश ने चंदू नाम के एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रख लिया। राजेश ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हें तो पता ही है इस गांव में मेरी मिठाइयाँ कितनी मशहूर है। आज तक मैं इसे अकेले ही चला लिया करता था, लेकिन अब ग्राहक बढ़ने की वजह से मैंने तुम्हें काम पर रखा है ताकि तुम मेरी मदद कर दो। जी, मैं ईमानदारी से आपकी मदद करूंगा। मिठाई बनाने का काम मेरा ही होगा। तुम्हें बस ग्राहकों को मिठाई तौल कर देना होगा। जी, मैं सब संभाल लूंगा। चंदू राजेश के साथ मिलकर काम करने लगता है। कई महीने तक सब सही चलता है, लेकिन फिर चंदू काम चोरी करना शुरू कर देता है। राजेश की बात नहीं मानता है। उसे अब काम करने में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से सारा काम राजेश को ही करना पड़ रहा था। राजेश एक दिन चंदू से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, चंदू, आजकल तेरी आदतें बिगड़ती जा रही है। मैंने तुम्हें दुकान पर काम करने के लिए रखा था और तू तो सिर्फ बैठा ही रहता है। ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चला तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। बताइए क्या काम करना है? काम से निकल जाने की बात सुनकर चंदू सारे काम करने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल था। कई ग्राहक उदास होकर चले गए। चंदू, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। कोई काम तो करता नहीं है, ऊपर से तुझे हर महीने पूरी तनख्वाह चाहिए। मेरी दुकान से निकल जा। आज से मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही चला लूंगा अपनी दुकान।
राजेश ने चंदू को दुकान से निकाल दिया और अब वह पहले की तरह अकेला ही सारी दुकान संभालने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हर रोज राजेश दोपहर के समय दुकान बंद करके घर खाना खाने जाया करता था। इसी तरह एक दिन वह दुकान बंद करके खाना खाने घर गया। वापस आकर दुकान खोला तो सारी मिठाइयाँ गायब थीं। अरे ये क्या हुआ? मेरी सारी मिठाइयाँ कहाँ गायब हो गई? किसने चुरा ली मेरी मिठाइयाँ? किसने चुरा ली मेरी मिठाइयाँ? उस दिन राजेश को बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन भी जब राजेश खाना खाने आया तब भी यही हुआ। उसके दुकान की सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। लगातार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राजेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि अब से दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब राजेश उदास होकर दुकान पर बैठा था तभी गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम चमन लाल था वह आया। क्या बात है राजेश, आजकल बहुत चोरी हो रही है तुम्हारे दुकान पर? हाँ जी, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आखिर मेरी मिठाइयाँ गायब कहाँ हो रही है? इतना कहकर राजेश रोने लगता है। अरे 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 राजेश, रोना बंद करो। एक काम करो, गांव के प्रसिद्ध हब्बू बाबा के पास जाओ। हो सकता है कहीं वो तुम्हारी कुछ मदद करे। नहीं चमन भैया, मिठाई चोरी के मामले में बाबा जी क्या करेंगे? भाई तुम एक बार जाकर तो देखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, कहते हो तो जाता हूँ। उसी शाम राजेश अपनी मुरझाई हुई शक्ल लेकर हप्पू बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी प्रणाम। आओ बेटा, क्या समस्या है? बाबा जी, आपसे क्या छिपा है? आप तो जानते ही हैं कैसे हर रोज मेरी दुकान से मिठाइयों की चोरी हो रही है। अच्छा बेटा, तो तुम्हारे ही दुकान से चोरी हो रही है? जी बाबा, कोई मेरे दुकान से हर रोज मिठाइयाँ चुरा कर ले जाता है। बहुत नुकसान हो गया है धंधे में। बेटा तुम परेशान मत हो, एक काम करो, ये लो एक टोकरी मिठाई। बाबा, मैं इनका क्या करूं? बेटा, यह कोई आम मिठाई से भरी टोकरी नहीं, बल्कि जादुई मिठाई से भरी टोकरी है। तुम इसे लेकर जाओ और अपने दुकान पर रख देना, फिर देखना क्या होगा। जी बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा बाबा जी ने कहा, राजेश ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने दुकान पर नई मिठाइयाँ नहीं बनाई, सिर्फ बाबा की दी हुई मिठाइयों से भरी टोकरी रख दी और घर चला गया। राजेश जैसे ही घर आया, मिठाई चोर फिर से उसकी दुकान के पास आया। उसने पूरे चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। वो दुकान के अंदर आया और चारों ओर मिठाई खोजने लगा, लेकिन आज उसे सिर्फ एक टोकरी मिठाई ही दिखी। वो उसी टोकरी के पास गया और उसे जैसे ही अपने हाथों में उठाया, टोकरी भारी होते चली गई और उसमें मिठाइयाँ बढ़ने लगी। मिठाई बढ़ती ही जा रही थी। चोर सोच में पड़ गया कि इतने सारे मिठाई वो कैसे लेकर जाएगा। लगातार नई नई मिठाई बनी जा रही थी। वो सभी को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो मिठाइयों के बोझ के तले दब गया और बेहोश हो गया। राजेश दुकान पर आया तो देखा कि पूरी दुकान मिठाइयों से भरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने मिठाइयों का मैं क्या करूंगा? राजेश अंदर गया। इतनी सारी मिठाई देखकर वो हैरान हो गया। जब राजेश दुकान के अंदर आया तब मिठाइयाँ बढ़नी बंद हो गईं। वो सारी मिठाइयों को किनारे करने लगा, तभी उसके पैरों के पास कुछ सख्त महसूस हुआ। अरे, मेरे पैर के नीचे क्या है? मिठाइयों को हटाते ही राजेश आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। राजेश ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। चेहरा देखकर हैरान हो गया। वह चंदू का चेहरा था। चंदू बेहोश था। राजेश ने उसे होश में लाया। चंदू, तूने ये सब किया है? चंदू समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है?
तुमने मेरे दुकान से चोरी क्यों की? मैंने कुछ नहीं किया है। तब राजेश ने चंदू को बाबा की दी हुई जादुई मिठाई के बारे में बताया। चंदू के पास अपनी गलती मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गलती मान ली। हाँ, मैंने ही ये सब किया क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। आपने मुझे काम से निकाल दिया और आपका दुकान मेरे बिना भी अच्छे से चल रहा था। यह सब देख मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने सोच लिया था मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगा। अरे मैं तो दुकान बंद करके जाता था, फिर तू मेरे दुकान के अंदर कैसे चला आता था? मैंने ताला की दूसरी चाबी बनवा रखी थी, उसी की मदद से मैं आपकी दुकान के अंदर चला जाता था। मेरी मिठाइयाँ ले जाकर तू क्या करता था? मैं उन्हें बेच देता था और कुछ मिठाइयाँ खुद खा लिया करता था। आज जब मैंने मिठाई लेने आया तब सिर्फ एक ही टोकरी थी। जैसे ही मैंने टोकरी उठाया मिठाई बढ़ने लगा। ये सब हप्पू बाबा का कमाल है। शुक्रिया बाबा जी, आपकी वजह से ये आज पकड़ा गया। देख चंदू, इस चीज के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना जेल में भेज दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजेश ने आसपास के गांव में मिठाइयाँ बंटवा दी और बाबा के पास जाकर उनको धन्यवाद कहा। चंदू अब कभी भी राजेश के दुकान के आसपास नहीं आया। राजेश अकेला ही अच्छे तरीके से अपना दुकान चलाने लगा।